कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2014 तक पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई थी कि यह रहने लायक नहीं रहा। कुछ वैज्ञानिक इसके लिए सुझाव देते हैं कि CW7 नामक एक रसायन यदि वातावरण में मिला दिया जाए तो इससे गर्मी को रोका जा सकता है, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और सारी पृथ्वी जम जाती है। अब बस एक स्नोपियर्सन नाम की ट्रेन बची है जिसमें बचे हुए सारे इंसान चढ़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई है और मात्र एक ट्रेन है जिस पर कुछ जिंदा लोग सवार हैं। 17 साल से यह ट्रेन लगातार चल रही है, यह कभी नहीं रुकती। ट्रेन के अंदर कुछ गार्ड्स आते हैं और आदमियों की गिनती करते हैं। उसके बाद गार्ड पूछते हैं कि क्या उनमें से कोई अच्छा संगीत बजाना जानता है। इन आदमियों के खाने के लिए कुछ अजीब जेली क्यूब सी चीज लाई जाती है जिसे ये सभी खाते हैं। इस दौरान इन लोगों में से एक आदमी उन सैनिकों के सुरक्षा घेरे को जांचने की कोशिश करता है ताकि वो घुसपैठ कर सके। इसी दौरान एक बूढ़े पति पत्नी उन गार्ड्स को बताते हैं कि वे बोस्टन में वायलिन बजाया करते थे, लेकिन गार्ड्स केवल पति को ले जाने को कहते हैं, जिस पर पति जाने से मना कर देता है, लेकिन गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। अब वो आदमी जिसका नाम कर्टिस है, जो सैनिक सुरक्षा घेरे की जांच कर रहा था, एक छोटे बच्चे से उसे खाने को मिले उस जेली क्यूब को मांगता है, लेकिन वो बच्चा शरारत करते हुए भागने लगता है। काफी परेशान करने के बाद उस बच्चे की माँ उसे समझाती है और वह अपना प्रोटीन जेली क्यूब कर्टिस को दे देता है। उसके अंदर एक गुप्त संदेश होता है, एक नाम नैम कुंग मिंश शू, जो कि उस ट्रेन की जेल में बंद है। दरअसल इस ट्रेन में सवार यात्री दो भाग में बटे होते हैं। आगे की तरफ रहने वाले लोग ट्रेन के पीछे रहने वाले भाग से अलग हैं। पीछे के हिस्से में रहने वाले लोगों को आगे के हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए ये सभी पिछले हिस्से में सवार लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे के हिस्से में जाने का प्लान बना रहे होते हैं। इसमें कर्टिस इन सबका मुखिया होता है और एक बूढ़ा आदमी जो कि कर्टिस को समय समय पे राय देता रहता है। आगे के हिस्से में पहुंचने के लिए इन्हें उस नैम जो कि जेल में बंद है की जरूरत होगी, इसीलिए कर्टिस उसे जेल से भगाने का प्लान बना रहा होता है। नैम को छुड़ाने के बाद कर्टिस ट्रेन के इंजन पर कब्जा करने को कहता है, जिस पर वो बूढ़ा पूछता है कि उसके बाद वह क्या करेगा। कर्टिस इस पर जवाब देता है कि उसे मार देंगे। दरअसल यह ट्रेन के मालिक विल्फर्ड की बात कर रहा होता है। रात के समय पीछे के हिस्से वाले लोग सो रहे होते हैं। अचानक से कुछ गार्ड वहां पर आकर उन्हें जगाने लगते हैं। सबको इकट्ठा करने के बाद गार्ड्स छोटे बच्चों को अलग करते हैं। इन गार्ड्स के साथ एक महिला आई होती है जो उन बच्चों की लंबाई नापती है। तभी वो देखती है कि एक महिला अपने बच्चे को अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखे हुए है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वो महिला दो बच्चों को वहां से ले जाती है। इस पर एक बच्चे का पिता उस महिला पर जूता फेंक देता है, जिसकी सजा देने के लिए उसका हाथ ट्रेन के एक छेद में से 7 मिनट के लिए बाहर निकाल कर रखा जाता है। एक दूसरी महिला इसी दौरान आती है और उन सबसे कहती है कि ये बदतमीजी है। ये महिला सबसे अपने हद में रहने को कहती है। उसके बाद वो जूता उसी आदमी के सिर पर रख देती है जिसने कि वो फेंका था। ये महिला इन पिछले हिस्से के लोगों को जलील करती है और अपनी औकात में रहने को कहती है। महिला उन्हें बताती है कि शुरू में ही उनकी टिकट्स पर लिख दिया गया था कि कौन किस हिस्से में रहेगा। यहाँ ये महिला मिस्टर विल्फर्ड की तारीफ करती है। अब 7 मिनट बीत चुके होते हैं। उस जूता फेंकने वाले आदमी का हाथ बाहर से अंदर निकाला जाता है। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह एकदम जम चुका है। गार्ड्स उसके हाथ को लोहे के टेबल पर रखकर हथौड़े से वार करते हैं, जिससे उसका हाथ शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है और वह दर्द से चिल्ला उठता है। इसी बीच वो पिछले हिस्से का बूढ़ा आदमी आगे आता है तो गार्ड्स उसे रोकने को कहते हैं, लेकिन वो महिला गार्ड्स को डांटते हुए बंदूक हटाने को कहती है। अगले हिस्से से आई वो महिला उस बूढ़े को मिस्टर गिलियम कहकर
पुकारती है और उस बूढ़े से अपनी सेहत के बारे में पूछने लगती है। वो बूढ़ा आदमी अपनी चद्दर उस जख्मी आदमी के ऊपर डाल देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उस महिला से कहता है कि मिस्टर विल्फर्ड से ये कहना कि मुझे उनसे बात करनी है। अब पिछले डिब्बे के लोग कुछ खाली ड्रम्स को एक कतार में लगाते हैं। ये सब घुसपैठ की तैयारी करने लगते हैं। कर्टिस उससे बूढ़े आदमी से कहता है कि गार्ड्स के पास जो बंदूकें हैं वो खाली हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल पहले हुई बगावत में उनका इस्तेमाल कर दिया था। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से हमें अभी सब्र करना चाहिए। अभी तो कर्टिस बगावत की तैयारी करने लगता है, लेकिन आज गार्ड खाना देने समय से पहले आ जाते हैं। एक गार्ड उन सभी की गिनती करने लगता है। पिछले डिब्बे के लोग गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए चिकन की मांग करने लगते हैं। इसी बीच कर्टिस पूरे जोश में एक गार्ड के पास जाकर उसकी बंदूक अपने माथे पर लगाकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। अब सभी पीछे डिब्बे के लोग गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लड़ाई के बाद उन्हें जेल के लाकर की चाबी मिल जाती है, जिसमें से वो पिछले डिब्बे के लोग नैम कुंग मिन शू को छुड़ाते हैं, जो दरअसल एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है और एक नशेड़ी आदमी है। कर्टिस उससे मदद मांगता है ताकि वे सभी आगे के डिब्बों में जा सकें। इसके बदले कर्टिस उसे हर दरवाजा खोलने पर क्रोनेल, जो कि एक नशे की गोली है, देने का वादा करता है। इसके बाद नैम कुंग अपनी बेटी योना को जेल के एक लाकर में से निकालता है और कहता है कि ये आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। नैम और उसकी बेटी योना दोनों क्रोनल के नशे के आदी होते हैं। नैम शॉर्ट सर्किट करने के बाद एक दरवाजा खोलता है। वो सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ के सारे बिस्तर खाली होते हैं, जबकि वहाँ सिपाहियों को होना चाहिए था। उस बोगी में खिड़कियाँ होती हैं। बाहर का उजाला देखकर अचानक इनकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि पिछले कई सालों से इन्होंने उजाला नहीं देखा था। ये सभी बाहर का नजारा देखकर खुश हो जाते हैं। बाहर ये देखते हैं कि हर तरफ बर्फ जमी हुई है। कर्टिस अब सबको लेकर आगे बढ़ता है। वह नैम और उसकी बेटी को आगे का दरवाजा खोलने के लिए बुलाता है। इस पर उसकी बेटी क्रोनेल की गोली मांगती है। कर्टिस उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि दरवाजे के इस पार कोई नहीं है। यहाँ योना कहती है कि वो भाग रहा है, और दरवाजा खुलते ही वे सब देखते हैं कि एक आदमी भाग रहा होता है, लेकिन यह आदमी जिसका नाम पॉल है उनमें से एक हुआ करता था। यहाँ पर पिछली बोगी के लोगों के लिए खाने के लिए वही जेली क्यूब्स बनाई जा रही थी। उन क्यूब्स को देखकर वो सभी पॉल से कहते हैं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। कर्टिस पॉल से पूछता है कि क्या वह सारा वक्त यहाँ पर अकेला ही था। इस पर पॉल हंसकर कहता है, हाँ, मैं अकेला था। कर्टिस पॉल से कहता है कि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और तुम भी चलो, लेकिन पॉल मना कर देता है। अब कर्टिस ऊपर चढ़कर उस मशीन में देखता है जिसमें उन प्रोटीन जेली क्यूब्स बनाने वाले सामान की मिक्सिंग की जा रही होती है। वो उस सामान को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े पीसे जा रहे होते हैं। कर्टिस पॉल से कहता है कि सारे वक्त तुम यही हमें खिलाते रहे हो। इसी दौरान पॉल के पास कर्टिस को एक गुप्त संदेश मिलता है। कर्टिस पॉल से पूछता है कि ये संदेश वही भेजता था क्या। इस पर पॉल कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ये उसे बस मिल जाता है और वह उसे उन प्रोटीन क्यूब्स में डाल देता है। कर्टिस उस संदेश को लेकर बूढ़े आदमी के पास आता है। उसमें लिखा होता है वाटर। पॉल उन्हें बताता है कि ये पानी की सप्लाई बस कुछ बोगी आगे है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर हम पानी पर कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। नैम आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी योना दरवाजे के पीछे की चीजें भांप लेती है और उस दरवाजे के खुलने से पहले वो कहती है कि दरवाजा मत खोलना, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे धारदार हथियार लिए गार्ड्स खड़े होते हैं। उन गार्ड्स में से एक अपनी कुल्हाड़ी से मछली का पेट चीरकर लड़ाई की शुरुआत करता है। अब पिछले डिब्बे वाले लोगों और गार्ड्स के बीच खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिनमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। पूरी बोगी खून से लाल हो जाती है। तभी गार्ड्स के पीछे एक आदमी अनाउंस करता है कि हम यगिंट्रीना ब्रिज से गुजरने वाले हैं। दरअसल इस ब्रिज से गुजरने पर ये लोग नया साल मनाते हैं। लड़ाई रुकती है और सभी हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगते हैं। एक गार्ड दूरबीन से देखता है कि आगे पटरी पर बर्फ का ढेर पड़ा हुआ है। इस पर वह सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। बर्फ के ढेर से टकराने पर ट्रेन ट्रैक से ऊपर उठने लगती है। सभी लोग इधर उधर झटके खाकर गिरने लगते हैं। पूरा ब्रिज पार होने के बाद सभी फिर लड़ने लगते हैं।
इस पर वो महिला जो पहले भी पीछे की बोगी में आकर उनको धमकी दे चुकी थी आती है। महिला अनाउंस करती है कि अगर महादानी विल्फर्ड नहीं होते तो तुम लोग आज से 18 साल पहले ही मर चुके होते। विल्फर्ड ने तुम्हें खाना दिया, रहने को जगह दी, पर तुम सब घटिया हो। अब तुम में से 74% लोग मारे जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आगे एक लंबा टनल आने वाला था, जिस दौरान ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाएगा। गार्ड्स के पास नाइट लाइट विजन होता है, जबकि पिछली बोगी से आए हुए लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ट्रेन की सुरंग में पहुंचने पर गार्ड्स उन लोगों पर पूरी तरह से हमला कर देते हैं। तभी कर्टिस को याद आता है कि उनके साथ चैन नाम का एक बच्चा भी आया है, जिसके पास माचिस थी। कर्टिस उसे बुलाता है और वो बच्चा मशाल जलाकर लाता है। सभी पीछे की बोगी के लोगों के हाथों में अब मशाल होती है। पीछे की बोगी वालों में से एक आदमी विल्फर्ड की तरफ से आई महिला के पैर घाव कर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ विल्फर्ड का एक गार्ड उन लोगों में से कर्टिस के दोस्त के गले पर चाकू रख देता है। अब कर्टिस को चुनना होता है, लेकिन तभी वो गार्ड कर्टिस के दोस्त को मार देता है। कर्टिस महिला के गले पर चाकू रख देता है। महिला चिल्लाकर सभी गार्ड्स को रुकने को कहती है। ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है। महिला गार्ड से कहती है जो ये कहते हैं वही करो। इसी दौरान कर्टिस के दोस्त को मारने वाला गार्ड भागने लगता है तो योना एक लोहे की राड पर पांव रख देती है, जिससे वो राड उस गार्ड के सीने में घुस जाती है और वह गार्ड वहीं मर जाता है। पिछली बोगी का बूढ़ा आदमी आता है और इतना खून खराबा देखकर रो पड़ता है। जिंदा बचे हुए लोग अपने शरीर पर लगे खून को धोने के लिए पानी वाली बोगी में पहुंचते हैं। इधर विल्फर्ड की तरफ से आई हुई महिला से वो आदमी जिसके बच्चे को ले लिया गया था, जिसका हाथ बुरी तरह तोड़ दिया गया था, अपने बच्चे के बारे में पूछता है। महिला कहती है उसे नहीं पता। इस पर वह आदमी उसके हाथ पर लोहे की राड से मारता है। आदमी कहता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वह उसका हाथ काट देगा। महिला कहती है कि उन बच्चों के बारे में विल्फर्ड ही जानता है। कर्टिस महिला से विल्फर्ड यहाँ बुलाने को कहता है तो महिला बताती है कि विल्फर्ड इंजन छोड़कर कहीं नहीं जाता। रात में आराम करते हुए बूढ़ा आदमी कर्टिस से कहता है कि हमारे काफी आदमी मारे गए, क्या हम अब भी आगे बढ़ेंगे? कर्टिस कहता है जब तक इंजन पर हमारा कब्जा नहीं हो जाता कुछ नहीं बदलेगा। बूढ़ा आदमी कहता है जब तुम एक बड़े गेट जिस पर W लिखा हो उस पर पहुंचना, विल्फर्ड उसके पीछे होगा। उससे बात मत करने देना, उसकी जबान काट देना। अब पिछली बोगी के लोगों में से कुछ लोग कर्टिस के साथ आगे बढ़ने को तैयार होते हैं और बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं। यहाँ जैसे ही नैम दरवाजा खोलता है पूरा माहौल ही बदल जाता है। इस बोगी में शानदार फलों सब्जियों की खेती हो रही थी। आगे फिश टैंक में मछलियां तैर रही थी। पूरी तरह से भोग विलास का जीवन लोग जी रहे थे। यहाँ पर ये लोग कुछ खाने के लिए एक टेबल पर रुकते हैं। कर्टिस उस विल्फर्ड की तरफ से आई हुई महिला का खाना छीनकर उसे वही प्रोटीन क्यूब देता है जो कि वह सालों से खा रहे थे। ये सब आगे बढ़ते हैं जहाँ एक बोगी में चिकन मटन पर्याप्त मात्रा में रखा होता है। अगली बोगी में बच्चों का स्कूल भी होता है जहाँ अगली बोगी के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उन दो बच्चों जिन्हें गार्ड्स उठाकर लाए थे के बारे में पिछली बोगी के लोग इन बच्चों से पूछने लगते हैं। इस पर एक बच्चा हाथ उठाकर कहता है कि हाँ उसने उन्हें देखा था। वो कहता है कि वे यहाँ से आए थे और आगे की तरफ गए थे। इस स्कूल की टीचर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें विल्फर्ड के जीवन के बारे में बताया जा रहा होता है। इस वीडियो में बताया जाता है कि विल्फर्ड द्वारा बनाई गई ये ट्रेन 4,38,000 किलोमीटर का सफर तय करती है और एक साल में यह चक्कर वह पूरा करती है। यहाँ उन बच्चों के मन में बस विल्फर्ड के प्रति सम्मान को बनाने की कोशिश की जाती है। आगे एक जगह आने वाली होती है। सभी बच्चे खिड़की के किनारे बैठते हैं और उस जगह का इंतजार करते हैं जहाँ ट्रेन चलने के 3 साल बाद 7 लोगों ने बगावत की और ट्रेन से उतर गए और वो कुछ दूर जाने के बाद जम गए। अब उस स्कूल वाली बोगी में बच्चों के खाने के लिए अंडे आते हैं। सभी को वो उबले अंडे बांटे जाते हैं। कर्टिस के पास जो अंडा आता है उसमें गुप्त संदेश होता है जिस पर लिखा था ब्लड यानी खून। अब वो अंडा बांटने वाला आदमी पिछली बोगी के बच्चे
हुए आदमियों के पास पहुंचता है और कहता है कि इस ट्रेन में बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं, जैसे कि ये अंडे। और उसके बाद वो अंडों के बीच में से बंदूक निकाल कर अंधाधुंध उन पिछली बोगी के आदमियों के ऊपर फायरिंग करने लगता है। इधर वो महिला स्कूल टीचर भी मशीन गन निकाल कर कर्टिस और उसके साथियों पर गोली चलाने लगती है। कर्टिस के साथ एक आदमी दूर से चाकू फेंक कर टीचर को मार देता है। इधर पानी की बोगी में बचे हुए पिछली बोगी के लोगों पर गार्ड्स गोलीबारी करते जाते हैं। स्कूल वाली बोगी की स्क्रीन पर कर्टिस और उसके साथी देखते हैं कि उनके साथ के बूढ़े आदमी को गार्ड सर पर गोली मार देता है। सभी दुखी हो जाते हैं। कर्टिस वहां पड़ी एक मशीन गन उठाता है और विलफोर्ड का संदेश लाने वाली महिला को गोली मार देता है। कर्टिस अब उन सब का लीडर है और वो फैसला करता है कि हम सभी आगे जाएंगे। आगे की बोगियों में लोगों ने अच्छे कपड़े पहने थे, वे अच्छा खा रहे थे। पिछली बोगी के सवारों और आगे की बोगी के सवारों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। आगे बढ़ने के दौरान ही वो गार्ड जिसने उस बूढ़े को मारा था कर्टिस के साथियों तक पहुंच जाता है। इस बोगी में स्टीम बाथ लेने के लिए कई चैम्बर बनाए गए होते हैं। कर्टिस के साथी इन्हीं चैम्बर्स में छुपे होते हैं। एक चैम्बर से थोड़ी आवाज होने पर गार्ड उसमें गोली चला देता है, लेकिन उस चैम्बर में आगे के हिस्से का ही आदमी होता है जो कि मारा जाता है। इसका विरोध एक दूसरा गार्ड करता है तो वह उस गार्ड को भी गोली मार देता है। तभी एक चैम्बर से निकलकर कर्टिस के साथ का आदमी चाकू से उस गार्ड को घायल कर देता है। कर्टिस भी अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल आता है। गार्ड और कर्टिस के बीच गोलियां चलने लगती हैं। कर्टिस घायल होकर नीचे गिर जाता है। गार्ड उस चाकू से मारने जाता है, तभी कर्टिस का एक साथी उसे बचा लेता है। कर्टिस बेहोश पड़ा है। गार्ड सभी चैम्बर्स के दरवाजे खोलकर देखने लगता है। एक चैम्बर में उसे नैम दिख जाता है। गार्ड नैम पर हमला करता है, लेकिन नैम और कर्टिस मिलकर उसे मार देते हैं। अब केवल कर्टिस, नैम और उसकी बेटी योना जिंदा बचे होते हैं। वो तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे की बोगियों में लोग क्रोनल का नशा कर रहे होते हैं। ये तीनों बढ़ते हुए इंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं। कर्टिस नैम से इंजन के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, जिस पर नैम उससे क्रोनल मांगता है। कर्टिस के पास अब जितने भी क्रोनल थे वो सब दे देता है। इस दौरान नैम और कर्टिस के बीच में हाथापाई होने लगती है। दोनों थक कर बैठ जाते हैं और नैम कर्टिस सिगरेट पीने के लिए देता है और कहता है कि तुम खुश नसीब हो क्योंकि ये मानवता की आखिरी सिगरेट है। यहाँ बैठकर कर्टिस और नैम दोनों बातें करने लगते हैं। कर्टिस नैम से पूछता है कि क्या वह कभी पिछली बोगी में गया है। हम बर्फ से तो बच गए, लेकिन हमने कभी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया क्योंकि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया था। 1000 लोगों को बस एक लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया गया। ना अच्छा खाना, ना पानी। 1 महीने बाद हमने अपने में से ही जो कमजोर थे उन्हें खाया। कर्टिस यहाँ इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। कुछ और महीने बाद विलफर्ड के सिपाही को प्रोटीन ब्लॉक लेकर आए और तब से हम वही खा रहे हैं 18 साल से। कर्टिस फिर नैम से इंजन का दरवाजा खोलने को कहता है। नैम कहता है कि वो इंजन का दरवाजा नहीं खोलेगा बल्कि ट्रेन से बाहर जाने का दरवाजा खोलेगा। कर्टिस कहता है तुम पागल हो गए हो, हम सब जम जाएंगे। इस पर नैम कहता है कि बर्फ अब पिघल रही है। नैम सारे क्रोनेल की गोली को मिलाकर इकट्ठा कर लेता है। वह बताता है कि उसे क्रोनेल नशे के लिए नहीं बल्कि विस्फोट करके दरवाजा तोड़ने के लिए चाहिए था। इसी दौरान इंजन में से एक लड़की बाहर आती है और वह नैम को गोली मार देती है और दरवाजे पर चिपका क्रोनेल निकाल लेती है। इसके बाद वह कर्टिस को अपने साथ ले जाती है। अब कर्टिस इंजन में है। विलफर्ड उसका स्वागत करता है। विलफर्ड कर्टिस से कहता है कि वो पहला ऐसा इंसान है जो यहाँ तक पहुँच पाया है। अब इन दोनों में बातचीत होती है। विलफर्ड कहता है कि जो कर्टिस ने किया इस बारे में तो मैंने और किलियम ने कभी सोचा भी नहीं था। किलियम उस बूढ़े आदमी का नाम है जो कर्टिस के साथ रहा करता था। किलियम उसका पार्टनर ही था। हमारा प्लान बस ये बगावत करके जनसंख्या को कम करना था, लेकिन इसमें आगे के सवाल लोगों को भी नुकसान हुआ जिसकी कीमत किलियम को चुकानी पड़ी। विलफर्ड इंजन में लगे फोन से नंबर मिलाता है जो ट्रेन के सबसे पीछे के हिस्से में लगे फोन का होता है। विलफर्ड का वो अंडा बांटने वाला आदमी पिछली बोगियों के लोगों को मारते
दौड़ते हुए वहां तक पहुंच चुका होता है और उस फोन को उठाता है। विल्फर्ड उसे कहता है कि बस 18 लोगों को जिंदा छोड़ना, क्योंकि यह हमारी 18वीं सालगिरह है। पिछली बोगी के लोगों के ऊपर गोलीबारी होने लगती है। दरअसल कीलियम और विल्फर्ड दोनों दोस्त ही थे और दोनों घंटों टेलीफोन पर बातें किया करते थे। इसी दौरान योना, जो कि बेहोश थी, होश में आती है और देखती है कि उसके पिता को गोली लगी है। तभी अगली बोगी के नशेड़ी लोग नैम और योना पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। नैम योना से दरवाजा खोलने को कहता है। दरअसल कीलियम और विल्फर्ड दोनों दोस्त ही थे और दोनों घंटों टेलीफोन पर बातें किया करते थे। इसी दौरान योना, जो कि बेहोश थी, होश में आती है और देखती है कि उसके पिता को गोली लगी है। तभी अगली बोगी के नशेड़ी लोग नैम और योना पर हमला कर देते हैं। नैम योना से दरवाजा खोलने को कहता है। इंजन के अंदर विल्फर्ड कर्टिस को अपनी जगह लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था। कर्टिस कुछ समझ नहीं पाता और घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। विल्फर्ड कहता है कि ये ट्रेन दुनिया है और हम इंसानियत, और अब इंसानियत बचाने का जिम्मा कर्टिस तुम्हारे ऊपर है। विल्फर्ड कर्टिस को अपनी बातों में फंसा लेता है। इधर योना ने दरवाजे पर क्रोनल लगा दिया था, लेकिन उस क्रोनल को जलाने के लिए माचिस की जरूरत थी। नैम योना से कहता है कि कर्टिस के पास माचिस है। योना माचिस लेने कर्टिस के पास इंजन में जाती है। वो कर्टिस से माचिस मांगती है, लेकिन कर्टिस वो माचिस नहीं देता। इसके बाद योना इंजन में फर्श में लगे एक छोटे दरवाजे को खोलती है, जिसका नजारा देखकर कर्टिस इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वहां मशीनों के बीच वही बच्चा टिमी, जिसे वो विल्फर्ड के साथ वाली लड़की पकड़ कर लाई थी, कार्य कर रहा होता है। विल्फर्ड बताता है कि इस हिस्से में कुछ दिक्कत है, इसीलिए कम जगह में 5 साल से छोटे बच्चों की जरूरत चलाने को पड़ती है। इस पर कर्टिस विल्फर्ड को एक घूंसा मारकर गिरा देता है और अपना हाथ मशीन के अंदर डालकर उस बच्चे को निकालता है। कर्टिस योना को आग लगाने के लिए माचिस दे देता है। बच्चे को निकालने पर इंजन बंद हो जाता है, तो दूसरा बच्चा एक ड्रावर में से निकलकर मशीन के दूसरे हिस्से में घुस जाता है। कर्टिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता। योना ट्रेन के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे में क्रोनल लगाकर जला देती है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ नीचे सरकने लगती है। ट्रेन कई हिस्सों में बढ़ जाती है। अंत में ट्रेन रुकती है तो योना और वो बच्चा ट्रेन से नीचे बर्फ में उतर जाते हैं। योना दूर पहाड़ पर देखती है कि एक सफेद भालू उस पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। इसका मतलब ये था कि अब ट्रेन के बाहर भी रहने लायक जगह है। और कहानी